क्रिमिनल क्या कर सकता है ये कोई नहीं जानता। क्राइम करने की चाह और उसे पूरा करने का मंसूबा, एक क्रिमिनल कहां तक भी जा सकता है। क्रिमिनल की साइकोलॉजी को ही क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि क्राइम कौन कर रहा है ये पहचानना बिल्कुल नामुमकिन सा है। आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज के हदों को पार कर दिया। नमस्कार, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की स्टोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। 2 जुलाई 1995 को अब्दुल नजीर, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, और उनके साथ होमगार्ड दोनों मिलकर नाइट राउंड अप कर रहे थे। वो दोनों अपने डेली रूटीन, जो कि कनॉट पुलिस स्टेशन का था, राउंड अप कर रहे थे। वो दोनों जैसे ही अशोका रोड के ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक बिल्डिंग के अंदर से धुआं आ रहा है। वो ये सब देखकर इसलिए भी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वो धुआं थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा था। ये सब देखकर पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। उस बिल्डिंग के अंदर एक रेस्टोरेंट भी था, तो इन दोनों को लगा कि शायद उस बिल्डिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी है, जिसकी वजह से ये सब धुआं आ रहा है। लेकिन इतनी रात होने की वजह से वो रेस्टोरेंट बंद था और उसका गेट भी बंद था। लेकिन उस रेस्टोरेंट और उस बिल्डिंग के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे इस धुएं की वजह पूछी। जब गार्ड से पुलिस ये सब बातचीत कर रही थी तभी रेस्टोरेंट में से एक आदमी बाहर आया और उसने कहा कि रेस्टोरेंट में कुछ वेस्ट को जलाया जा रहा है और वे कुछ ही देर में जलकर खत्म हो जाएगा। ये जवाब सुनकर पुलिस वाले चले गए और पास के ही जगह में पेट्रोलिंग करने लगे। वे दोनों पुलिस वाले जब वहां से जा रहे थे तो उन्होंने अचानक एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुन ली, जो कि ऐसी थी कि आग लग गई, आग लग गई, हमें बचाइए, आग लग गई। ये सुनकर दोनों पुलिस वाले फिर से मुड़ गए और उस रेस्टोरेंट और बिल्डिंग की ओर जाने लगे। जब वो दोनों पुलिस वाले उस रेस्टोरेंट और बिल्डिंग की ओर गए तो उन्होंने देखा कि पूरा रेस्टोरेंट के अंदर की आग बिल्डिंग को भी जलाने वाली थी। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन कर बैकअप टीम को बुलाया और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो गेट बहुत ही ज्यादा ऊंचा भी था और उस पर ताला भी लगा हुआ था, यानी कि एक इंसान का उस पर जाना आसान नहीं था। लेकिन वो पुलिस वाले गार्ड की मदद से दीवार को थाम कर अंदर कंपाउंड में चले गए। जब वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि दो आदमी तंदूर के भट्टी के अंदर लकड़ियां और आग डाल रहे थे और वे उसे हवा दे रहे थे ताकि आग जलती रहे। उनमें से एक आदमी का नाम केशव था, जो कि उस होटल का मैनेजर था, और एक आदमी वो था जिसने उन पुलिस वालों को बताया था कि वेस्ट जलाया जा रहा है, और उसका नाम था सुशील शर्मा। कांस्टेबल चंद्रपाल ने सुशील शर्मा को कहा कि आग बंद कर दो, इतने रात को भला इतनी आग क्यों लगा रहे हो। तो सुशील शर्मा ने पलट कर जवाब दिया कि मैं एक बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करता हूं और मैं उसका एक कार्य करता हूं। अगर तुम दोनों यहां से नहीं गए तो सोच लो कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर जो वेस्ट जला रहा हूँ वो असल में हमारे पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे नेता ने कहा है जलाने के लिए। लेकिन कांस्टेबल को मांस की जलने की बू भी आ रही थी, तो उसे लगा कि हो न हो रेस्टोरेंट में कुछ गलती है और शायद कुछ अनहोनी रेस्टोरेंट में हुई है। लेकिन उन दोनों पुलिस वालों ने सुशील शर्मा और मैनेजर से बाताबाती करते हुए, हाथापाई करते हुए वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए और उन्होंने तुरंत पानी लेकर के उस तंदूर में पानी डाल दिया। तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें खटी की फटी रह गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस तंदूर के अंदर एक इंसान का जला हुआ कंकाल था, जो कि बिल्कुल ताजा जलाया गया था। उन्होंने ये पानी डाला तो उसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि वह इंसान ताजा ताजा ही था जिसे इन दोनों ने जलाया था।
इतनी देर में जो पुलिस की बैकअप टीम आने वाली थी वो भी वहां पर आ गई। लेकिन जब पुलिस की बैकअप टीम आई तो मैनेजर केशव तो वहां था, लेकिन सुशील कुमार वहां से 9-2-11 यानी कि भाग चुका था। पुलिस ने मैनेजर केशव को मौका वारदात पर ही अरेस्ट कर लिया। ये सनसनीखेज खबर पूरे न्यूज चैनल में चलने लगी। इतना ही नहीं बल्कि न्यूज़पेपर में भी दूसरे दिन चलने लगी। सुशील कुमार तो फरार हो चुका था। पुलिस मैनेजर केशव को इन्वेस्टिगेट करने लगी। जब मैनेजर केशव को पुलिस सवाल पूछती तो केशव उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। केशव से जब पुलिस ने बहुत ही ज्यादा फोर्स करने पर पूछा कि आखिर तुम्हारा और सुशील का क्या संबंध है, तो उसने बताया कि वो होटल असल में, वो रेस्टोरेंट असल में सुशील का ही है और मैं वहां पर मैनेजर हूं और मुझ पर उसके बहुत सारे एहसान है, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकता। इतना ही नहीं बल्कि केशव ने यह भी कहा कि यह सब कुछ मैंने ही किया है सुशील के कहने पर। तभी 2 दिनों बाद पुलिस के पास एक शख्स पहुंचता है जिसका नाम था शेख करीम। शेख करीम जब पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो उसने कुछ एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद पुलिस का सारा शक खुला होने वाला था। करीम ने बताया कि असल में वो लाश किसी और की नहीं बल्कि नैना साहनी की है, जो कि सुशील कुमार की पत्नी है। शेख करीम की बातें सुनते हुए पुलिस के ये तो समझ में आ चुका था कि सुशील कुमार ने इंटेंशनली मैनेजर केशव के द्वारा तंदूर में डालकर अपनी पत्नी नैना साहनी को मार डाला। पुलिस ने जगह जगह सुशील शर्मा के पोस्टर लगा दिए और उसे वांटेड जाहिर कर दिया। पुलिस हाथ धोकर सुशील शर्मा को ढूंढने लगी। उन्हें इस केस की गुत्थी को चलाने का प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा आ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस स्टेशन में फोन आया बेंगलोर पुलिस स्टेशन का कि 7 दिन से फरार होने वाला सुशील शर्मा ने बेंगलोर के अंदर एक पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। लेकिन बेंगलोर पुलिस ने साथ में ही दिल्ली पुलिस को यह भी बता दिया कि सुशील शर्मा का स्टेटमेंट था कि वो किसी भी तरह से नैना साहनी की हत्या में शामिल नहीं है। सर्विस सवाल आ रहे थे उस पुलिस इंस्पेक्टर और उस कांस्टेबल की तरफ। पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इस बात पर अटल थे कि उन्होंने मैनेजर केशव और साथ में सुशील शर्मा को तंदूर के अंदर किसी को जलाते हुए देखा था। दिल्ली पुलिस का तो कहना यह था कि सुशील पूरे तरीके से झूठ बोल रहा है। दिल्ली पुलिस ने काफी कोशिश की कि वो सुशील से सच उगा सके, लेकिन सुशील अपना इन्वॉल्वमेंट नैना साहनी की हत्या में बताने से मना कर रहा था। वो इस बात पर अटल था कि उसका किसी भी तरीके से नैना साहनी की हत्या में कोई भी हाथ नहीं था। बहुत देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद फाइनली दिल्ली पुलिस के सामने सुशील शर्मा ने अपना कन्फेशन दे दिया। उसने बता दिया कि उसी ने नैना साहनी, जो कि उसकी पत्नी थी, उसकी हत्या की। इतना ही नहीं बल्कि 2 जुलाई 1995 को आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था, यह भी सुशील शर्मा ने सब कुछ दिल्ली पुलिस को बता दिया। सुशील शर्मा ने दिल्ली पुलिस को बताया कि 2 जुलाई 1995 को वे अपने घर पर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नैना साहनी किसी को फोन पर बात कर रही थी और उसके पत्नी के हाथ में एक वाइन का ग्लास था। सुशील शर्मा को घर में आता देख नैना साहनी ने तुरंत ही फोन काट दिया और उसी के साथ फिर से एक ड्रिंक, जो कि सुशील शर्मा के लिए नैना साहनी ने बनाई, वे दोनों ड्रिंक लेकर उसको बेडरूम में लेकर चली गई। सुशील ने ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दी। नैना और सुशील दोनों भी वाइन पी रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सुशील ड्रिंक पी रहा था तो उसका शक नैना पर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। सुशील इस फोन कॉल के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक सुशील शर्मा उठा और उसने लास्ट डायल्ड फोन पर कॉल कर दिया। तो जब उसने लास्ट डायल्ड फोन पर कॉल किया तो सामने से फोन उठाया करीम नाम के एक शख्स ने, जो कि नैना साहनी का एक्स बॉयफ्रेंड था। इसका शक ऑलरेडी सुशील शर्मा को था, जो कि अब पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका था।
सुशील बहुत ही ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो चुका था। वो गुस्से में बेडरूम में जाने लगा और तुरंत बेडरूम में जाने के बाद उसने नैना को देखते ही गालियां देना शुरू कर दी और फिर दोनों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने लगी। सुशील का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने तुरंत ड्रावर में से रिवॉल्वर काढ़ी और सीधा नैना के ऊपर चला दी और मौका पर ही नैना की मौका वारदात पर ही हत्या कर दी। जब नैना की हत्या सुशील शर्मा के हाथों हो चुकी थी तो सुशील बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। सुशील के अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, तो उसने हड़बड़ी में सारा खून एक कपड़े से पोंछ दिया और वे ये बात सोचने लगा कि अब डेड बॉडी को कैसे रास्ते में लगाया जाए। सुशील शर्मा के दिमाग में ये बात तो आ चुकी थी कि कुछ भी हो जाए, अगर ये बॉडी पुलिस को मिल गई तो उसका जेल में जाना तो पक्का था। तो वे बॉडी को ठिकाना लगाना चाह रहा था। तभी उसके दिमाग में ये बात आ गई कि क्यों ना इसको अपने ही रेस्टोरेंट जो कि उसका खुद का था उसी में उसी के तंदूर के भट्टी में इसे जला जाए। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि क्या सिर्फ एक अफेयर की वजह से सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी को मारा था, बल्कि ऐसा नहीं था। असल में सुशील शर्मा एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान था जो कि साइकोलॉजिकली ऐसा सोचता था कि वे हमेशा ही डोमिनेंट पोजीशन में रहे। नैना और सुशील शर्मा के शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन सुशील इस शादी को अभी पूरे दुनिया के सामने ऑफिशियल नहीं करना चाहता था। इस बात को लेकर वैसे भी नैना हमेशा नाराज रहती। सुशील पूरे दुनिया के सामने तो एक बहुत ही शरीफ, निहायत ही अच्छा इंसान था। इतना ही नहीं बल्कि वो छतरपुर हर हफ्ते मंदिर में जाता था और और हर रात सुशील में एक गंदी आदत ये भी थी कि वे रोजाना शराब पीता और नैना को रोज मारता। सुशील शर्मा ने शादी के बाद नैना को पूरी दुनिया के सामने तो नहीं लाया था, लेकिन वे जब भी बाहर जाता तो नैना को घर में लॉक करके जाता। सुशील के इन्हीं आदतों को तंग आकर एक दिन नैना ने हिम्मत करके जब सुशील से कहा कि वे उसे छोड़ देंगी, तो सुशील ने गुस्से में अपनी रिवॉल्वर काढ़ के जानबूझकर मिसफायर दीवार पर कर दिया ताकि नैना में उसका डर हो जाए। इसी के साथ नैना को पता चला सुशील शर्मा का एक बाहर का अफेयर, जिसे पता होने के बाद नैना को बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया। अब कुछ भी हो जाए उसे सुशील शर्मा का साथ छोड़ना था, इसलिए उसने मदद ली उसके कॉलेज फ्रेंड करीम की। करीम, सुशील शर्मा और नैना तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तीनों कॉलेज में एक साथ यूथ विंग में काम करते थे। नैना और करीम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन नैना जो कि धर्म से सिख थी और करीम जो कि धर्म से एक मुस्लिम था। करीम के माता पिता और नैना के माता पिता इस शादी से राजी नहीं थे, जिसकी वजह से करीम और नैना की शादी नहीं हो सकी। करीम ने एक मुस्लिम लड़की जो कि उसी के धर्म की थी उससे शादी कर ली। इसके बाद नैना और करीम ने तय किया कि वे जिंदगी भर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद नैना बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी। कुछ दिनों बाद ऐसे डिप्रेस्ड टाइम में सुशील ने नैना का बहुत ही ज्यादा साथ दिया। इसके बाद नैना और सुशील ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। नैना और सुशील की शादी कुछ ही हफ्तों तक अच्छी चली, लेकिन इसके बाद सुशील ने नैना को मारना शुरू कर दिया, एब्यूजिंग शुरू कर दी। वह हमेशा नैना को मारता और नैना को घर में लॉक करके रखता। यही सब तकलीफ वो फोन पर कभी कभी करीम को बता दिया करती। करीम को उसकी नैना की इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी कि नैना ने डिसाइड कर दिया कि वे सुशील को छोड़ के रहेंगी और ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल हो जाएंगी। इसी में करीम ने भी उसका साथ देने का निश्चित कर दिया। 2 जुलाई 1995 के कुछ ही दिन पहले नैना ने अपना सारा प्लान सुशील को बताया। यह सभी सुनकर सुशील शर्मा बेहद ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने तभी सोच लिया कि हो न हो इसमें करीम का भी इन्वॉल्वमेंट है। और जब 2 जुलाई 1995 को अचानक सुशील अपने घर में आया और जब उसने देखा कि नैना फोन पर बात कर रही थी और उसके घर में आते उसने फोन काट दिया,
तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपना होश खो बैठा और उसने गुस्से के अंदर रिवॉल्वर काट कर नैना की हत्या कर दी। नैना के हत्या के जुर्म में सुशील शर्मा को जेल हो गई और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई दी। लेकिन उसे फांसी की सजा सुनाने के बाद भी बहुत दिन तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और 8 अक्टूबर 2013 को सुशील शर्मा के अच्छे कंडक्ट की वजह से उसकी डेथ सेंटेंस को हटाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुशील को दी गई। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पूरी सजा होने के बाद 22 दिसंबर 2018 को सुशील शर्मा को कोर्ट ने छोड़ दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुशील शर्मा को फांसी होना चाहिए थे? ऐसे क्राइम के लिए क्या फांसी ही सबसे बेहतर उपाय है? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।